माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास होने वाला है, खास करके इतिहास सब्जेक्ट के लिए। आप लोगों को इतिहास से बहुत डर लगता है ना, लेकिन आज हम इस डर को इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो का हम नाम रखे हैं आंदोलन। आज के इस वीडियो का नाम क्या है? आंदोलन। तो यह आंदोलन वीडियो सचमुच में मैट्रिक जगत में एक आंदोलन ला देगा। तो जितने सारे भी बच्चे अभी हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे मिलकर के इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आज का यह आंदोलन सचमुच में एक भयंकर आंदोलन होगा। तो चलिए जी, सारे बच्चे मिलकर के क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे मिलकर के क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे इस क्लास में जुड़ जाए। और सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, सारे बच्चे कमेंट में लिखिए सर आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन करके सारे बच्चे लिखिए। अब आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर हम इस वीडियो सीरीज का नाम आंदोलन क्यों रखे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए आंदोलन, सारे बच्चे कमेंट में लिखिए आंदोलन, ठीक है ना? हाँ जी, और जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज बहुत ही भयंकर क्लास होने वाला है। इतिहास के विषय को लेकर के आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, डरते हैं, सर क्वेश्चन याद नहीं होता है, क्वेश्चन याद नहीं होता है। और बार बार हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सीखो। और उसी स्मार्ट वर्क को करने के लिए और करवाने के लिए हम यह वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि लघु और दीर्घ उत्तरीय भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो उसी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहां पर आंदोलन से संबंधित कुछ लघु और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उठा करके लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे जाएंगे। आपको पता है कि इतिहास में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए ढेर सारे आंदोलन है, नमक सत्याग्रह हो गया, दांडी मार्च हो गया, इस प्रकार से ढेर सारे आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो यह जितने सारे भी आंदोलन हैं, सारे आंदोलन को हम इस एक वीडियो में समेटने वाले हैं। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास रखिएगा कि इसमें से आपके परीक्षा में 3, 4, 5 क्वेश्चन जरूर टकरा जाएगा, कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, यहां से आपके लघु उत्तरीय में तो प्रश्न पूछेगा ही, दीर्घ उत्तरीय में भी ढेर सारा प्रश्न पूछेगा। तो आप पर यह निर्भर करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना सीरियस होकर के देखते हैं, कितना कंसंट्रेट होकर के देखते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे मैथ का क्लास देख रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और उससे भी बेहतरीन तरीके से आप लोग यह हिस्ट्री का क्लास देखेंगे। यह मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम लोग यह क्लास नहीं करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हमें पूरा क्लास करना है। तो चलिए सारे बच्चे जुड़िए और शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करिए। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? सारे बच्चे, जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करिए। चलिए, बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग क्लास कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले, योर सक्सेस इज माई अचीवमेंट, आप लोग को हम बार बार बोलते हैं, योर सक्सेस इज माई अचीवमेंट, कम विथ कंफ्यूजन एंड गो विथ कॉन्फिडेंस। प्यारे बच्चों, कामयाब होने के लिए एक अलग लेवल की तड़प होनी चाहिए, कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है कि हम भी एक सफल इंसान बन जाएं, हम भी एक कामयाब इंसान बन जाएं। तो दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं होता है। कामयाब तो सब कोई होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। तो सिर्फ लक्ष्य के प्रति दौड़ने से, भागने से नहीं होगा। लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर एक आग होना चाहिए, वो आग धधकना चाहिए। आग जलना और आग धधकना दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है, समझ गए ना? तो आग जलने से कुछ नहीं होगा, आग तो सबके अंदर जल रहा है कि हमको भी सफल होना है, हमको भी टॉपर बनना है, हमको भी आईफोन जीतना है, 1.5 लाख रुपया का चेक हम ही को मिल जाए। सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर वो आग धधक रहा है ना, वही व्यक्ति या फिर वही बच्चा कामयाब होगा। चाहे लड़का हो या लड़की हो, वही कामयाब होगा जिसके अंदर वो आग धधक रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आपके सीने की जो आग है उसे धधकाया जाए, आग लगाया जाए नहीं, बल्कि उस आग को
धधकाया जाए ताकि सारे बच्चे एकदम पढ़ने में मन लगा दें, कंसंट्रेट होकर के। तो आइए जी, इस आंदोलन सीरीज को हम शुरू करते हैं और इतिहास में जितने सारे भी आंदोलन हुए उस आंदोलन के बारे में हम लोग एक एक नजर डालते हैं। और हमने यहां पर कोशिश किया है कि इसका जो आंसर हो वह बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में हो ताकि बच्चे एकदम आसानी से याद कर लें। ठीक है ना, बच्चे एकदम आसानी से याद कर लें। और हाँ, साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं, भाई अभी भी समय है, क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि नसीब किसको कहां से कहां लेकर के चला जाएगा। हो सकता है कि आप ही टॉपर बन जाओ, हो सकता है कि आप ही टॉपर बन जाओ और बाद में कहीं तुम्हें अफसोस आ जाए कि हम क्रैश कोर्स ले लेते तो कहीं यह 1.5 लाख रुपए का जो इनाम है वह हमें मिल जाता, कहीं यह जो टोटल 3 लाख रुपए का इनाम है कहीं वह हमें मिल जाता। तो यह इनाम आपके हाथ से छूट ना जाए, इसलिए आप लोग क्रैश कोर्स जरूर ले लो। और जो बच्चे क्रैश कोर्स लिए हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर यह चीज भेजा जाएगा, ठीक है ना, या फिर एप्लीकेशन में यह चीज डाला जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सारे बच्चे मिलकर के बोलिए, हाँ सर डरने की क्या बात है जब आप हमारे साथ हैं। यह तो बिल्कुल सही बात है, जब हम आपके साथ हैं तो फिर डरने का कोई जरूरत नहीं है, डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यह जो आंदोलन है आपके जीवन में भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन की तरह ही बदलाव लाएगा। तो चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए और हम लोग सबसे पहला आंदोलन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। अब अपना क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हर एक वर्ष पूछा जाता है और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमने ढेर सारे आंदोलन के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, चिपको आंदोलन, इस प्रकार से जितने सारे भी आंदोलन हुए उस आंदोलन को हम लगभग इस एक वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। तो सारे बच्चे एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और सब मिलकर के बताइए, सब लोग तैयार हैं? सब मिलकर के बताइए, क्या सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस और नो, सारे बच्चे मिलकर के बताइए। अगर हाँ तो सारे बच्चे लिखिए कि हाँ सर तैयार हैं इस आंदोलन के लिए। तो सारे बच्चे भाई तैयार हो जाइए और चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। शुरुआत हम करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का और सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आखिर यह भारत छोड़ो आंदोलन है क्या। सारे बच्चे बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था। सारे बच्चे मिलकर के बोलेंगे कि सर जी भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो यह आंदोलन आखिर हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। जो बच्चे नहीं जानते हैं यहां से समझ लेंगे, जो बच्चे इतिहास नहीं पढ़े हैं, इतिहास में कमजोर है, इतिहास समझ में नहीं आता है, इतिहास भारी लगता है, इतिहास से कठिन सब्जेक्ट लगता है, हम आज गारंटी के साथ कहते हैं इतिहास में भी आपको उतना ही नंबर दिलवाएंगे जितना बाकी सब्जेक्ट में आएगा। समझ गए ना? हिंदी के जैसा आसान लगने लगेगा। जैसे हिंदी आप लोग को लगता है ना कि एकदम आसान सब्जेक्ट है, वैसे ही लगने लगेगा। एक एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, तो बस आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहला चर्चा चलता है किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। तो लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका शुरुआत किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। देखिए हमने यहां पर लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया है ना, इस प्रकार का लैंग्वेज इस्तेमाल किया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और जब परीक्षा में आप कॉपी लिखें और जब आपके कॉपी को कोई टीचर जांच कर रहा हो, पक्का कहते हैं अगर हमारे जैसा टीचर होगा तो 100 में 100 नंबर देगा इस प्रकार का लैंग्वेज लिखने पर, ठीक है ना। 100 में 100 नंबर देगा और जाहिर सी बात है कि जो कॉपी जांच कर रहा होगा वह कोई बढ़िया टीचर ही होगा, तो वह आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। यानी कि यह जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसका लक्ष्य मात्र एक ही था, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जितने सारे भी आंदोलन चलाए जा रहे थे उसका एक ही लक्ष्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। जो अंग्रेजों का शासन यहां पर कायम है उस शासन को हमें खत्म करना है। तो एक ही लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो का नारा लगाया था। प्यारे बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? आपका जवाब क्या होगा?
करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? आपका जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। तो यहां पर इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा लगाया गया था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया। यानी कि भले भारत छोड़ो आंदोलन से हमें आजादी तो नहीं मिल गई, ठीक है ना, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अंग्रेजों सरकार का जो नींव था ना, उस नींव को हिला करके रख दिया यह आंदोलन ने। अंग्रेजी सरकार की नींव को हिला करके रख दिया, डमाडोल कर दिया अंग्रेजी सरकार की नींव को। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे बच्चों, विश्वास रखिएगा, यह आंदोलन आपके परीक्षा में जब पूछेगा और इस तरीके से अगर आप जवाब देते हैं लघु उत्तरीय का, ठीक है ना, क्योंकि यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय में अगर इस तरीके से आप लोग जवाब देते हैं, यकीन रखना मेरे दोस्त, तुमको 2 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। 2 नंबर से तुमको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। हर हाल में पूछेगा, या फिर 5 नंबर का भी आ जाए तो उसमें भी अगर लिखते हो ना तो तुमको 5 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। 5 नंबर से तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई माय का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो तुम्हारे नंबर को काट ले। इस तरीके का आंसर लिखने के बाद भी ऐसा कोई माय का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है, समझ गए ना। तो इस प्रकार का आंसर लिखना सीखिए और हर हाल में गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन सारे बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया? हम दहाड़ते हैं, सिंह की तरह दहाड़ते हैं, क्योंकि हम सिंह की तरह जलवा दिखाने का हिम्मत भी रखते हैं, सिंह की तरह पावर दिखाते हैं, अटैक करते हैं सिंह की तरह, समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम बार बार कहते हैं जुड़े रहिए टारगेट बोर्ड से और सफलता की घंटी यहीं से बजेगी। सफलता की घंटी इसी चैनल से बजेगी, टारगेट बोर्ड से ही बजेगी। बस दिल थाम करके 2 महीने का इंतजार कर लीजिए, 2 महीने का इंतजार कर लीजिए दिल थाम करके, ठीक है ना। सारे मीडिया चैनल वाले कभी ना कभी तो टारगेट बोर्ड का नाम लेंगे, ठीक है। और इसलिए हमने यह प्राइज भी घोषित किया है बच्चों के लिए, 1.5 लाख रुपया। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि हम ये चीज फालतू में बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सर इतना पैसा क्यों देंगे भाई, सर इतना पैसा क्यों देंगे? हमारी बातों को आप रिकॉर्ड करके रखिए, वीडियो तो सेव रहेगा ना यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। कहीं हम छुप करके नहीं बोल रहे हैं, कहीं पर हम छुप करके किसी कोने में नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, समझ गए ना। डायरेक्ट सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, हजारों बच्चे के सामने बोल रहे हैं। अगर लाखों बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो लाखों बच्चों के सामने बोल रहे हैं। यह बात झूठ साबित नहीं होगा। अगर आएगा तो हम उस चीज को करके दिखाएंगे। आज तक हमने जो भी आपसे वादा किया उसको करके दिखाया है और इस चीज को भी करेंगे, समझ गए ना। हमने पूरा शुरुआत में ही बोल दिया, जो भी पैसा आपने हमें दिया 200 रुपया क्रैश कोर्स के लिए, वह पैसा से हम कहीं जगह जमीन नहीं खरीदे हैं, कहीं घर नहीं बनाए हैं, कहीं खर्च नहीं किए हैं। सारा पैसा आपका सुरक्षित है, सारा पैसा आपका सुरक्षित है और सूद ब्याज के साथ आपको वापस करने के लिए सुरक्षित है। सारा पैसा सूद ब्याज के साथ वापस करने के लिए सुरक्षित है। तो आपको ही वापस वह होगा, हम आप ही को वापस करेंगे। आपका पैसा आप ही को भाई चाहिए, हमें उस पैसे से कोई जरूरत नहीं है। बच्चों के पैसे लेकर के हम बड़े महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे, मुकेश अंबानी हमें नहीं बनना। बस बच्चों में हमारा विश्वास बना रहे, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, समझ गए ना। बच्चों में बस विश्वास रहना चाहिए, विश्वास रहेगा तो पैसा कभी भी कमा लेंगे, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, बस हम विश्वास बनाते हैं, पैसा नहीं बनाते हैं। चलिए चलिए जी, सारे बच्चे समझ गए ना भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन सारे बच्चे समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आंदोलन नंबर 2, आंदोलन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए मोस्ट VVI है। वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह भी एक आंदोलन है जी, ठीक है। यह भी क्या है? एक आंदोलन है। यह भी क्या है? एक आंदोलन है, ठीक है ना। चलिए, हाँ सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है ना। हाँ सारे बच्चे बताएंगे और आप लोग जबरदस्ती करो, जबरदस्ती करो कि हम हर हाल में यह क्वेश्चन सर सीखेंगे तो सीखेंगे, जबरदस्ती सीखेंगे, नहीं कैसे समझ में आएगा। इतनी हिम्मत नहीं इस क्वेश्चन में कि हमें ना समझ में आए। क्वेश्चन डरना चाहिए तुमसे, तुम क्वेश्चन से मत डरो, क्वेश्चन तुमसे डरेगा भाई, क्वेश्चन तुमसे डरेगा। चलिए जल्दी से, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाया था? जनरल ओ डायर ने चलवाया था। किसने? जनरल ओ डायर ने चलवाया था। किस दिन? तो बैसाखी के दिन चलवाया था। डेट भी सबको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। डेट सबको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919, क्योंकि यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव में से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, समझ गए ना। सब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव निकलता है। बाप से बेटे का जन्म होता है, बेटे से बाप का जन्म नहीं होता है, समझ गए ना। तो सब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव जन्मता है,
समझ गए? ऑब्जेक्टिव कहां से जन्म लेता है? सब्जेक्टिव से, ना कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनता है, ऐसा नहीं है। तो सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद जन्म ले लेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, वहीं पर घटा था। स्वर्ण मंदिर कहां है जी? अमृतसर में है। अमृतसर कहां है? पंजाब में है। तो पंजाब के अमृतसर के पास एक छोटा सा बगीचा है जलियांवाला बाग, जिसका नाम है, उसी में यह घटना घटा था। इसे भारत के दो महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन कुचलू को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर यह घटना क्यों घटा? आखिर किस उद्देश्य से लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जमा हुए थे? तो इसका उद्देश्य था कि भारत के दो क्रांतिकारी वीर थे, जिनका नाम था सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू। उनको 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में खलबली मच गई। जब यह दोनों क्रांतिकारी नेता को गिरफ्तार किया गया तो सारे देश में खलबली मच गई। इस बात को लेकर के भारतीय जनता ने आपस में मिलकर के 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन, ध्यान से समझिएगा, 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया। 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। बस 4 दिन के बाद ही 13 अप्रैल को उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा गया था कि भाई सब मिलकर के वहां पर क्या करेंगे, सब मिलजुल करके वहां पर हम लोग बात चर्चा करेंगे कि कैसे हम दोनों को कि कैसे इन दोनों को बाहर निकालना है, कैसे अंग्रेजों से लड़ना है। और उस समय जो अंग्रेज थे ना, सभी जगह पर धारा 44 लगा करके रखा था, ताकि कोई व्यक्ति एक साथ बैठ करके कोई डिस्कशन ना करे, कोई व्यक्ति जमा ना हो एक जगह, सभा का आयोजन ना हो, ऐसा अंग्रेजों ने नियम लगाया था। और अंग्रेजों के नियम के विरुद्ध यहां पर सभा लगाया जा रहा था। ठीक है, तो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें 20,000 व्यक्ति शामिल थे। यह जो सभा रखा गया, इसमें कितने व्यक्ति शामिल थे? तो लगभग 20,000 व्यक्ति शामिल थे, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने, पूरा नाम है, हम लोग शॉर्टकट में जनरल डायर बोलते हैं, जनरल ओडायर, तो जनरल ओडायर के द्वारा नेतृत्व में अंग्रेज फौजी ने गोलियां चला करके निहत्थे, शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यानी कि एकाएक इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का जो जनरल डायर था वह आया, ठीक है ना, और आकर के, चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह चारों तरफ से घिरा हुआ था दीवार से, बस उसमें एक ही दरवाजा था और उसी दरवाजा के सहारे सारे अंग्रेज घुस गए। उस दरवाजा को बंद कर दिया ताकि कोई भारतीय बाहर ना निकल सके, और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, अंधाधुंध इधर से फायरिंग करना शुरू कर दिया। सारे व्यक्ति इधर उधर भागने लग गए, हड़कंप मच गया, लेकिन भागने का कोई जगह नहीं था क्योंकि चारों तरफ से दीवार था। बीच में एक कुआं था, उस कुआं में कुछ लोग कूदने लग गए कि कहीं कुआं में कूदेंगे तो हमारा जान बच जाएगा, लेकिन कुआं में इतने लोग कूदने लग गए कि एक के ऊपर एक लोग चप करके मर गए, दब करके मर गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो गई। लगभग 20,000 व्यक्ति वहां पर शामिल थे, जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति मर गए, कुछ व्यक्ति घायल हो गए। तो अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है और इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो मेरे भाई ध्यान रखना, 5 नंबर तुम्हारा कंफर्म है, 5 नंबर तुम्हारा कंफर्म है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का यह क्वेश्चन बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे हो गए भाई। सर आप सबका दिल जीत लिए हैं। हाँ बिल्कुल, यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। सबका दिल जीत लें, सबको हम पर भरोसा हो जाए, बस यही चाहिए, ठीक है ना। सबको प्रिंस सर पर भरोसा हो, यही चाहिए। प्रिंस सर अगर कोई बात बोले तो सबको लगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, बस हमें यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताइए सारे बच्चे यहां तक समझ गए? सारे बच्चे समझ गए। अब अगला नंबर आंदोलन क्या है? चौरी चौरा कांड। इस प्रश्न के बारे में हम आपको यही कहेंगे कि यह प्रश्न आपके लिए वीवीआई ही नहीं बल्कि मोस्ट वीवीआई है। क्या है? मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यह परीक्षा में हर हाल में पूछेगा। समझ गए ना। तो परीक्षा में 2 नंबर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में, इतिहास के परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप इस प्रश्न को चाहे जैसे भी हो रट लीजिएगा, लेकिन रटने का जरूरत हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि यहां पर समझाएंगे और समझा करके अभी ही आपके दिमाग में फिट करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट कर देंगे, समझ गए ना। तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड, आखिर चौरी चौरा है क्या? चौरी चौरा एक जगह का नाम है। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास का एक छोटा सा इलाका है, समझ गए ना।
उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो गांव है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो शहर है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहां 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया। ठीक है, वहां पर एक थाना था, उस थाने में सिपाही कैसे थे, तो ब्रिटिश सिपाही थे, यानी कि अंग्रेजी सिपाही थे, अंग्रेज वाले सिपाही थे। तो उस पूरे पुलिस चौकी में ही, यानी कि पूरा थाना में ही भारतीय लोग आग लगा दिए। कुछ ऐसा हुड़दंग हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि सता तो रहे थे भारतीयों को बहुत ज्यादा। तो उस पूरे पुलिस चौकी में ही आग लगा दिया गया, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल करके मर गए। अब जो थाना में 22 पुलिसकर्मी छुपे हुए थे, ठीक है ना, उस आंदोलन के डर से, उस यह जो आगजनी हो रहा था इसके डर से ना, पुलिस चौकी में ही 22 पुलिसकर्मी छिपे हुए थे और उस पूरे थाना में ही आग लगा दिया गया। 22 पुलिसकर्मी अंदर में ही झुलस करके मर गए, समझ गए, जिंदा जल गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह घटना चौरी चौरा में हुआ था, इसलिए इस घटना का नाम दिया गया चौरी चौरा कांड। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया, चौरी चौरा कांड। पहले क्या होता था ना कि जहां पर घटना घटता था उसका नाम उस जगह के अनुसार दे दिया जाता था। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ तो उसका नाम दे दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा में यह घटना हुआ तो नाम दे दिया गया चौरी चौरा कांड। ठीक है ना, तो इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन हम वापस ले लेंगे, क्योंकि जिस समय यह चौरी चौरा का घटना घटा उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा क्या चलाया जा रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी चलाया जा रहा था। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन भी चलाया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन में हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जबरदस्त हिंसा हो गया। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिस मर गया, 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया, तो हिंसा तो हो गया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब इस असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गया है, इसलिए हम इस असहयोग आंदोलन को यहीं पर क्या करेंगे, बंद करेंगे। और उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का जो मुकदमा था वह पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन है। चौरी चौरा कांड में जितने सारे भी व्यक्ति शामिल थे आग लगाने में, पुलिसकर्मियों को मारने में, उन सबका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गए हमारे यह बाहुबली व्यक्ति मदन मोहन मालवीय। हिम्मत का दाद देना पड़ेगा इनका, समझ गए ना, हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। कहे कि बेटा कौन अंग्रेजों का वकील है जो आ जाओ हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने वकालत करेंगे और देखते हैं चौरी चौरा कांड में हमारे जो वीर सपूत शामिल थे उनको कौन क्या कुछ बिगाड़ लेता है। तो हमारे यह बाहुबली नेता, बाहुबली आदमी, बाहुबली व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा, मुकदमा लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ा और कहा कि बेटा जीत के दिखाएंगे। ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। सिर्फ मुकदमा ही नहीं लड़ा बल्कि मुकदमा को जीत करके दिखाया और सबको बचा लिए। कहे कि बेटा किसी को नहीं कुछ होने देंगे, समझ गए ना। तो ऐसे हमारे यह व्यक्ति बाहुबली थे, समझ गए ना, सारे बच्चे समझ गए, हाँ सारे बच्चे समझ गए। चलिए भाई, ठीक है ना। जब इतिहास पढ़ाते हैं तो सचमुच यार अंदर से आग लगता है, हमारा अंदर से आग लगता है, समझ गए ना। जब इतिहास पढ़ाते हैं तो अंदर से आग लगता है कि आग धधक रहा है, और वही आग हम आपके अंदर भी धधकाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सारे बच्चे समझ गए। रहने दीजिए, अभी चल रहा है, कट छोड़ दीजिए। चलिए सारे बच्चे बताइए जल्दी से, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे समझ गए ना, सारे बच्चे समझ गए, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे समझ गए। चलिए भाई सारे बच्चे समझ गए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे समझ गए। तो चौरी चौरा कांड के बारे में आप लोग समझ गए, चौरी चौरा कांड के वकील कौन थे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, हाँ आप तो कबाड़ दिए सर, अरे हम रहने नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, समझ गए ना। चलिए चौरी चौरा कांड हो गया, अब आगे बढ़ते हैं आजाद हिंद फौज, आते हैं सुभाष चंद्र बोस की तरफ। ठीक है, आजाद हिंद फौज, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कब किया गया, आजाद हिंद फौज के बारे में विस्तार से बताइए।
तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं आजाद हिंद फौज के बारे में, और यह प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछेगा, और आपके परीक्षा में भी इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग? आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुआ था? सबसे पहले कहां पर हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी। किसकी सेना थी? आजाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़ करके भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। यानी कि यह जो सेना तैयार किया गया था ना, आजाद हिंद सरकार की सेना, इसका मात्र एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? इसका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों से लड़ेंगे और भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे, भारत को आजाद करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। ठीक है, यानी कि ध्यान से समझिएगा, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए, कि भारत को हम आजादी दिलाएंगे, भारत को अंग्रेजी जो शासन था उसे मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ठीक है ना, इसे एक सशस्त्र सेना कहा गया, और ऐसे ही एक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष को प्रशिक्षित सेना का गठन दिया गया। यानी कि यह जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, इसमें भारतीय लगभग 40,000 महिला और पुरुष को सेना बनाया गया, सबको तैयार किया गया, सबको एकदम ट्रेनिंग दिया गया, हाई ट्रेनिंग, कि जब अंग्रेज आए ना तो कैसे उससे निपटना है। तो सबको, यानी कि इस 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को जबरदस्त तरीके से प्रशिक्षण देकर के सेना बनाया गया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बस इतना ही है आजाद हिंद फौज के बारे में। अगर इतना लिखते हैं तो नंबर आपको पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, बताइए, सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए या फिर कहीं कोई दिक्कत है? सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए तो जबरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज आग लगा देना है, सचमुच में आज आग लगा देना है। ठीक है ना? चलिए, सारे बच्चे मिलकर के लाइक और शेयर करिए। सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना है। हम सिर्फ बोल रहे हैं तो यहां से सुनकर के यहां से निकालना नहीं है। लाइक और शेयर करिए, सारे बच्चे मिलकर के लाइक और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला जो आंदोलन है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जितने सारे भी आंदोलन हम आपको बता रहे हैं ना, यह आंदोलन वैसे आंदोलन हैं जो हर हाल में आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आंदोलन के बारे में हम उठाए और बता दिए, ऐसा नहीं है जी। जो हम आपको बता रहे हैं यह आपके परीक्षा में हर हाल में पूछेगा, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई तकलीफ के पूछेगा। तो चलिए बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय मतलब क्या होता है? विनय के साथ। जैसे हम किसी को सविनय बोलते हैं, जैसे हम किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो बोलते हैं ना सविनय निवेदन। यह है कि यानी कि विनय के साथ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? अवज्ञा आंदोलन, कि आपका बात हम नहीं मानेंगे, आपकी बातों का हम अवज्ञा करेंगे। ठीक है ना? लेकिन सविनय के साथ, जबरदस्ती नहीं, सविनय के साथ बोलेंगे कि भाई साहब आपका काम हमसे नहीं होगा। ठीक है ना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो ध्यान से समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। यह भी किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। उस समय क्योंकि मुख्य पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा। देखिए हुआ क्या था 1929 ईस्वी में, कि अंग्रेज लोग सब बोला था ना कि देखो भाई, हम जरूर यहां पर अपना औपनिवेशिक शासन कर रहे हैं, यानी कि भारत को गुलाम बन करके रखे हैं, लेकिन हम इसे बहुत जल्द क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। यानी कि औपनिवेशिक तो हमारा ही रहेगा, लेकिन राजा तुम्हारा बना देंगे, प्रधानमंत्री तुम्हारा बना देंगे, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे? शासन करेंगे, लेकिन तुमको यह औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त कर देंगे। तो भारतीय लोग उस पर विश्वास भी कर लिए थे। लेकिन 1929 ईस्वी तक क्या हुआ कि सबको डाउट होने लगा, सबको लगने लगा कि अंग्रेजमन हम लोगों को लॉलीपॉप खिला रहा है।
समझ गए ना, लॉलीपॉप अंग्रेज हमको दे रहा है भाई, कुछ नहीं हमको करेगा, कुछ नहीं देगा, सबको यह भ्रम में डाल करके रखा है। इसलिए सबको लगा कि अपनी बेसिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर जो अमल करने के लिए बोला था वह करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में ही घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। यानी कि उसी समय, क्योंकि अंग्रेज लोग बोला था कि हम अपनी बेसिक सत्ता से मुक्त कर देंगे, तो भारतीय लोग लाहौर में ही घोषणा कर दिए कि हमको सत्ता से मुक्त नहीं होना है, सुन लो कान खोल करके, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी चाहिए हमको। क्या तुम कोई दान में उपहार दे रहे हो स्वतंत्रता दे करके, अपनी बेसिक सत्ता से मुक्त करके क्या कोई हमें उपहार दे रहे हो, कोई दान दे रहे हो? हमें दान नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा लाहौर अधिवेशन में ही कर दिया। यहां से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि पूर्ण स्वाधीन क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? जवाब होगा लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बना करके नमक कानून को भंग किया, ठीक है ना, नमक कानून को भी महात्मा गांधी ने भंग किया कि भाई तुम्हारा आज्ञा था कि नमक नहीं बनाना है, लेकिन तुम्हारे आज्ञा को हम भंग करते हैं, तुम्हारे आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, हम नमक कानून भी भंग करते हैं। और महात्मा गांधी खुद चले गए और नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। जैसे ही नमक कानून भंग हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। जो अंग्रेज लोग था ना, वह नमक नहीं बनाने देता था भारतीयों को, कहता था कि नमक हम बनाएंगे और चाहे जितना भी टैक्स ले आपको नमक खरीदना पड़ेगा। अब नमक एक ऐसा चीज है जो कि हर एक घर में यूज होता है, हर एक घर में सब्जी बनता है भाई, उसमें नमक चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक घर में यूज होने वाला था, तो लोगों को मजबूरी में खरीदना पड़ता था। जबकि भारतीय अगर चाहते तो नमक खुद से भी बना सकते थे, समुद्र के पानी से तो नमक बनता है। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया और कहा कि नमक कानून तुम्हारा नहीं मानेंगे, हम खुद से नमक बनाएंगे। और इस प्रकार से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। बताइए किसी को कोई दिक्कत? हाँ चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए। सर बिहार के कोने कोने में टारगेट बोर्ड का जलवा होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है ना। हाँ चलिए, सर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, समझ गए ना, जय श्री राम, ठीक है ना। श्री राम जी का नाम लेकर के हम किसी चीज का शुरुआत करते हैं और जय श्री राम बोलने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो सब लोग मिलकर के बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव, ठीक है। चलिए जी, शंखनाद हो चुका है, ठीक है ना, शंखनाद हो चुका है। अब युद्ध की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो संघर्ष छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, संघर्ष छोड़ना नहीं है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया ना, तो अब चलते हैं असहयोग आंदोलन के ऊपर, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है यह आपके परीक्षा के लिए मोस्ट वीपीआई है। असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन क्या है, जरा इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में जरा बताइए। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था, सारे बच्चे बताइए कब चलाया गया था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। यह असहयोग आंदोलन सिर्फ इसलिए चलाया गया क्योंकि भारतीय लोग कह रहे थे कि हम किसी भी काम में अब तुम्हारा सहयोग नहीं देंगे, मतलब अंग्रेजों का सहयोग अब हम लोग नहीं देंगे, अब हम असहयोग करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। और इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। गांधी जी इतना समझ गए थे कि बार बार कोई ना कोई घटना घट जा रहा है, कभी जलियांवाला बाग घट जा रहा है, कभी और भी कोई बड़ा आंदोलन हो जा रहा है, इसलिए हमें ब्रिटिश सरकार से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए, उससे हमें उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। महात्मा गांधी समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई उचित न्याय मिलेगा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। क्या? राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए। यह जो असहयोग आंदोलन हुआ ना, इससे सारे ब्रिटिश जो
हाँ चलिए जी, सारे बच्चे जुड़िए। कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है सुबह से ही, ठीक है ना। सारे बच्चे चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। हाँ कोई अरे भाई, कुछ लोग भागा भागी शुरू कर देते हैं तुरंत भर में। सारे बच्चे जुड़िए जल्दी से, सारे बच्चे फटाफट से जुड़िए। हमें तो भाई गर्मी आ गया अब हमें, ठीक है ना। अब थोड़ा जैकेट खोलते हैं हम। इंटरनेट फिर से भाग गया था। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। जो बच्चे भागा भागी किए हैं ना, सारे बच्चे जुड़ जाइए यहाँ पर। चलिए, असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग समझ गए ना। असहयोग आंदोलन के बारे में समझ गए। असहयोग आंदोलन सारे बच्चे समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अब है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च क्या है, क्योंकि कभी कभी नमक सत्याग्रह के बारे में पूछ दिया जाता है कि नमक सत्याग्रह क्या है। तो चलिए जी, सारे बच्चे जो यहाँ से भागा भागी किए हैं ना, बड़ा मतलब गंदा लगता है, आप लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी से बताइए नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च क्या है। सारे बच्चे जुड़िए और बताइए नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च क्या है। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह या फिर दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। दांडी मार्च यही वो चीज है, यही वो आंदोलन है जहां पर महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह को भंग किए थे। क्या किए थे? नमक कानून को भंग किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, जो सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यानी कि अंग्रेजों ने जो नमक कानून, जो नमक के ऊपर कर लगा दिया था ना, जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, उसे भंग करने का यह कानून था। उसे क्या करने का कानून था? उसे भंग करने का कानून था। समझ गए ना, कि उसको किसी तरीके से नमक कानून को खत्म करना है। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर के नमक विरोधी कानून का भंग किया। यहां पर देख रहे हैं कि सारे नेता यहां पर जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी को यहां पर आप बीच में देख सकते हैं। महात्मा गांधी बीच में नमक हाथ में उठाते हैं और कहते हैं कि आज से नमक के लिए हम अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे। आज से हम अपना नमक खुद बनाएंगे और खुद नमक को खाएंगे। और यहां पर नमक बनाए हैं और नमक बना करके खुद का जो नमक है उसी का उपयोग किए हैं और नमक कानून को भंग किए हैं। ठीक है, तो यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों, ध्यान से समझिएगा, गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर के नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था? बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था। देखिए, यह क्वेश्चन जो है ना, यह दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है। हमेशा यह दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए जवाब थोड़ा सा इसका बड़ा होगा। हड़बड़ाना नहीं है, घबरा जाइएगा तो फिर गिर जाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो उत्पादन और विक्रय के ऊपर, यानी कि नमक का जो उत्पादन है और विक्रय है उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया था। और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु यह सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्योंकि नमक सबके लिए जरूरी है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके लिए नमक जरूरी ना हो, तो नमक भाई सबके लिए जरूरी है। इसलिए इस कानून को हटाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के द्वारा बना गया कानून अगर भंग करिएगा तो लाठी तो खाना पड़ेगा ना। जैसे अभी संविधान है, अगर संविधान का उल्लंघन करिएगा तो लाठी चार्ज तो होगा, पुलिस तो आएगा, मारेगा, डेंगाएगा। और उस समय तो भाई अंग्रेजों का ही समय था, अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, मनमाना कर रहे थे, तो लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जाकर के नमक कानून को भंग किया था। इसलिए अंग्रेजों की लाठियां भी खानी पड़ी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। अंग्रेजों का लाठी खा लिए, बोले कि मार बेटा, जितना मारना है उतना मारो, लेकिन तुम्हारे मारने से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अंग्रेजों के लाठियों खाने से वह पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज लोग तो भाई अपना पावर दिखाते हैं ना, कि हम भी पावर वाले हैं, हम भी पावर वाले हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते हुए और गांधी इरविन समझौता से इसको खत्म किया गया। उसके बाद बोला गया चलो ठीक है भाई, नमक पर अब हम टैक्स नहीं लेंगे। तो गांधी इरविन समझौता से यह खत्म हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता है यह गांधी जी, महात्मा गांधी के बीच हुआ और अंग्रेजों का ही एक पदाधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, तो उसके साथ हुआ था।
समझ गए ना। और इसलिए नाम रखा गया गांधी इरविन समझौता। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। यहीं से सारे भारतवासी जाग गए, बोले कि अब तो नमक पर से टैक्स भी हटा दिया गया, अब किस बात का डर है, अब तो आराम से हम लोग राज करेंगे और नमक बनाएंगे, नमक पर टैक्स नहीं देंगे। ठीक है ना, सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे समझ गए ना। आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। तो बताइए, चलिए भाई, सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ गया ना। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम समझ गए हैं। जल्दी से कमेंट करिए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि यस सर हम समझ गए। आज का यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से बताइए तो सारे बच्चे, यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सारे बच्चों को यह क्लास कैसा लग रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए पढ़ाई तो सब लोग करते हैं भाई, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना वही टॉपर बनते हैं। हार्ड वर्क तो सब कोई कर लेते हैं, सब लोग खूब पढ़ेंगे, खूब इतिहास पढ़ेंगे, इसमें सन एकदम याद करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो इस प्रकार से पढ़ाई करेगा ना वो वही पढ़ेगा। एक बार में जितना आंदोलन हुआ उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अब यदि यह वाला वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इतिहास से संबंधित, आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, वहां पर तो आप कम से कम नहीं फंसने वाले हैं। वहां पर तो हर एक चीज बना लेंगे, एक एक क्वेश्चन बना लेंगे, तो वहां पर आप कभी भी नहीं फंसने वाले हैं। तो देखिए यहां तक हो गया कंप्लीट। अब अगला क्या है, खिलाफत आंदोलन। यह सारे आंदोलन ऐसे हैं जिसका नाम चर्चा आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। तो अगला क्या है जी, खिलाफत आंदोलन। तो यह आंदोलन के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अभी कितने सारे आंदोलन और पढ़ने हैं, कम से कम 3 4 आंदोलन और पढ़ने हैं, चारों के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद ही आपका यह क्लास खत्म होगा। तो चलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में तुर्की के मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह जो खिलाफत आंदोलन था इसका शुरुआत हुआ था तुर्की के मुसलमानों के बीच और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, सबसे पहला लाइन आपको यही ध्यान रखना है कि यह जो आंदोलन है इसका शुरुआत हुआ था तुर्की के मुसलमानों के बीच और अंग्रेजों के बीच, जिसमें तुर्की की बुरी तरीके से हार हो गई। क्या हुआ, तुर्की की बुरी तरीके से हार हो गई तथा तुर्की का खलीफा पद और ऑटोमन साम्राज्य है वह विघटित हो गया। समझ गए ना सारे बच्चे, तुर्की का जो खलीफा पद था, वहां के राजा को खलीफा बोला जाता था, समझ गए, और तो वहां का खलीफा पद हो गया, वहां के खलीफा को भगा दिया गया था, इसलिए सारे मुसलमान एकदम गर्म थे। समझ गए ना। तो तुर्की का खलीफा पद और ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया। यह सब जो अंग्रेजमन था यह तुर्की के मुसलमान के साथ भी बहुत जबरदस्त अत्याचार कर रहा था, खूब एकदम घोर अत्याचार कर रहा था। इस आंदोलन का नायक अली बंधु था। अली बंधु में 2 बंधु थे, ठीक है ना। यह जो आंदोलन यहां चल रहा था इसके 2 आदमी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। हम आपको इतिहास में भी पढ़ाए थे, 2 व्यक्ति था, अली बंधु था जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इस बात को लेकर के तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिल करके अंग्रेजों का विरोध किया। अब तुर्की का मुसलमान कहा कि भाई हमसे अकेले तो ना हो पाएगा, भारतीय मुसलमान से सहायता लेना पड़ेगा। तो भारतीय मुसलमान से सहायता लेने के लिए भारत में चूंकि मुसलमानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यह कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमें सहायता की जरूरत है। दोनों अली बंधु बोले कि हम भरपूर सहायता करने के लिए तैयार हैं। समझ गए ना। तो इस बात को लेकर के तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर के अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को स्थापित करने का कार्य किया गया। यानी कि गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुस्लिम, देखिए कि जब मुस्लिम जब साथ कर रहा है ना, तो यही एक मौका है कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो था वह हिंदू और मुसलमानों को फोड़ करके रखना चाहता था, ठीक है ना। उसका कहना ही था कि फूट डालो और शासन करो, ठीक है ना। क्या कहना था, फूट डालो और शासन करो, ठीक है ना। अभी आप लोग देखते हैं अंग्रेजों का किरदार कौन निभा रहा है, सब मीडिया वाला निभा रहा है। अभी अंग्रेजों का किरदार सब मीडिया वाला निभा रहा है। हिंदू और मुसलमान में हमेशा झगड़ा करवाते रहता है, सब मीडिया वाला यहाँ पर चोचला करवाते रहता है, झूठों का बताते रहेगा कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान राइट हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आजकल के मीडिया अंग्रेज लोग से कम नहीं है।
हिंदू मुसलमान सब घड़ी करते रहते हैं, ठीक है ना। उस समय अंग्रेज लोग भी करते थे, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों को फोड़ करके रखो, फूट डाल के रखो, फूट डालो और शासन करो। और महात्मा गांधी ने इसे दूर करने का प्रयास किया, कहा कि नहीं, हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा, तभी स्वतंत्रता मिलेगा, नहीं तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदू और मुसलमान को महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, एकता का स्थापित करने का कार्य किया गया। तो खिलाफत आंदोलन सारे बच्चे समझ गए, खिलाफत आंदोलन सारे बच्चे समझ गए ना। उसके बाद अगला है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसी को बोला जाता है बंग भंग आंदोलन। और इस आंदोलन के बारे में भी पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। आज हम वो सब आंदोलन बता देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बंग भंग आंदोलन ध्यान से समझिएगा, अब हम आपको बताने वाले हैं बंग भंग आंदोलन, ठीक है ना। चलिए, हाँ, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। अगला है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। देखिए, भारत में बंगाल एक पहले भारत में बंगाल था, लेकिन अब बंगाल को अलग करने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, समझ गए ना। बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और मुसलमानों की संख्या ज्यादा रहने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों को एक अलग राज्य दे दिया जाए, समझ गए ना। और हुआ क्या, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को उस समय के भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे, ठीक है ना, जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन नाम था उनका, वायसराय लॉर्ड कर्जन नाम था, उनके द्वारा क्या किया गया, मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। यानी कि चूंकि वहां पर मुस्लिम का संख्या ज्यादा था, मुसलमान ज्यादा था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मुसलमानों को क्या कर देना है, मुसलमानों को बांट देना है, मुसलमानों को अलग कर देना है, और उसे दो भागों में बांट दिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंटवारा तो हो गया 19 जुलाई 1905 को ही, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो बंगाल विभाजन है ना, इसी को बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बंग भंग आंदोलन क्या है, तो चौंकना नहीं है कि बंग भंग क्या हो गया जी। अरे भाई, बंगाल विभाजन को ही बोला जाता है बंग भंग आंदोलन, समझ गए ना। तो इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेज लोग हमेशा चाहता था कि मुसलमान को अलग रखो, हिंदू को अलग रखो। जहां दोनों मिल गया तो समझो कि हमारा सत्यानाश हो जाएगा, फिर हमारे ऊपर गाज गिर जाएगा। इसलिए जो अंग्रेज लोग थे ना, यह चाहते थे कि हिंदुओं को अलग और मुसलमान को अलग रखा जाए, समझ गए। और इसलिए मुसलमानों को एक अलग जगह देने का विचार कर रहे थे कि मुसलमानों को बांट कर कहीं अलग कर देते हैं। पूरे बंगाल में मुसलमान रहेगा, तो मुसलमानों को अलग कर क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। यानी कि फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग बना रहे थे। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। जब बंगाल विभाजन की बात हुई तो पूरे देश में एक आंदोलन हो गया, पूरे देश में एक आंदोलन हो गया। उस आंदोलन का नाम दिया गया बंग भंग आंदोलन। यानी कि बंग से बंगाल, भंग से अलग, और आंदोलन यानी कि बंगाल को अलग करने का जो आंदोलन हुआ, उसी का नाम दिया गया बंग भंग आंदोलन। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए, ठीक है ना। बंगाल को भी दो भागों में बांटा गया था, बंगाल को भी दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, लेकिन बाद में फिर दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है। इसे ही कहा गया बंग भंग आंदोलन। हाँ, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कहीं कोई दिक्कत है क्या? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कहीं कोई दिक्कत है। देखिए, चौरी चौरा कांड, कौन है, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर जी चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि चौरी चौरा कांड कुछ कहीं जगह पर आपको 4 फरवरी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको 5 फरवरी लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए ना। लेकिन अगर आप लोग गूगल का विकिपीडिया देखते हैं तो वहां पर 4 फरवरी लिखा हुआ है। अगर आप गूगल का विकिपीडिया के अनुसार जाते हैं, क्योंकि विकिपीडिया को ज्ञान का खजाना कहा जाता है, गूगल पे विकिपीडिया में दिए गए सभी जवाब जो हैं, सभी जो उत्तर हैं, लगभग लगभग सही ही हैं। तो विकिपीडिया के अनुसार 4 फरवरी ही होगा,
समझ गए ना। लेकिन कहीं कहीं पर 5 फरवरी भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा 4 फरवरी ही बोले तो। यहां पर हम क्या लिखे थे, चौरी चौरा कांड में हम क्या लिख दिए थे, जरा एक बार देखना चाहेंगे हम। 5 फरवरी लिखे थे। अगर इसको 4 फरवरी कर लिया जाए ना तो यह ज्यादा बेहतरीन होगा। ऐसे 5 फरवरी भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार अगर आप चलते हैं तो 4 फरवरी भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। समझ गए, इच्छा है 4 फरवरी तो 4 फरवरी ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हाँ क्या लिख रहे हैं भाई, हिरसू क्रिकेट शॉट। सर पिछले 7 दिन से यहाँ पर क्रैश कोर्स में कमेंट कर करके थक गए, लेकिन आप देखते ही नहीं है। ऐसा कोई तो बात है नहीं भाई, ऐसा तो कोई बात है नहीं कि हम नहीं देखेंगे आपका कमेंट। क्यों नहीं देखेंगे, आप हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई का बात हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा जी। चलिए हो गया। अब देखते हैं फाइनली हम लोग नील विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में जानते हैं ना, नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, जल्दी से बताइए तो सारे बच्चे, सारे बच्चे बताइए नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, सारे बच्चे बताइए। हम्म, नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, जल्दी से बताइए। तो आप लोग का कहना है कि सर जी नील विद्रोह शुरू हुआ था कहां से, पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, चंपारण से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो चंपारण में ही नील आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि यहां पर अंग्रेज लोग दबाव बना रहे थे नील की खेती करने के लिए, कि एकदम नील का खेती करना ही करना है, कम से कम 1 बीघा में 3 कट्ठा तो नील का खेती करना ही है। 3 कट्ठिया प्रणाली लगा दिया गया था। और नील एक ऐसा फसल है जिस खेत में एक बार लग गया उस खेत का पूरा उर्वरा शक्ति समाप्त कर देता है। यानी कि एक बार अगर नील लगा दिए तो फिर दोबारा उस खेत में जल्दी कुछ बढ़िया पैदावार नहीं होता था, इसलिए लोग नील का खेती नहीं करना चाहते थे। समझ गए ना, इसलिए लोग क्या नहीं करना चाहते थे, नील का खेती नहीं करना चाहते थे। और इसलिए यह विद्रोह हुआ जो कि बिहार और बंगाल के किसान मिलकर के किए थे। बिहार और बंगाल के किसान दोनों मिल करके किए थे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी महात्मा गांधी ही गए थे, राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर गए थे। राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया गया कि आइए और हमारे किसानों को क्या करिए, बचा लीजिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए सारे बच्चे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताइए जी। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर के भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। इसमें 1859-60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित वो सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। यानी कि विद्रोह तो ढेर सारे हुए, भारत में विद्रोहों का कमी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ हमेशा विद्रोह होते रहता था, ठीक है ना, हमेशा विद्रोह होते रहता था। लेकिन किसानों का जो सबसे बड़ा विद्रोह था, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला संगठित विद्रोह हुआ, वह हुआ नील विद्रोह, ठीक है ना, नील विद्रोह। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन अलाभकारी खेती करवा रहे थे। अब चूंकि यूरोपीय बाजारों में, ठीक है ना, यूरोपीय बाजारों में नील का मांग बढ़ रहा था, नील का मांग बढ़ने से अंग्रेज लोग चाह रहे थे ना कि नील की पूर्ति कर लें। और नील की पूर्ति करने के लिए ना बंगाल का जो जमीन था वहां पर नील बहुत बढ़िया होता था, समझ गए। सॉरी, बंगाल और चंपारण तरफ का जो खेत था ना, वहां पर नील की खेती के लिए वहां एकदम उपयुक्त मिट्टी था, इसलिए वहां पर किसानों से जबरदस्ती अलाभकारी खेती करवाया जा रहा था। उससे कोई लाभ नहीं था, फिर भी खेती करवाया जा रहा था, ताकि यूरोपीय बाजार में जो नील का डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा कर सके, समझ गए ना, उस डिमांड को पूरा कर सके, इसलिए जबरन अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वो किसानों की निरक्षरता का लाभ उठा करके उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यानी कि चावल की खेती जहां पर होता था ना, तो अंग्रेज लोग मना कर देते थे कि नहीं, चावल का खेती नहीं करना है, नील का खेती करना है। यानी कि जहां पर चावल का खेती हो सकता था वहां पर जबरन किसानों से नील की खेती करवाया जा रहा था, ताकि यूरोपीय बाजारों में नील की डिमांड को पूरा कर सके। यदि किसान करार के पैसे वापिस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते, किसान से क्या कर लेते थे, पहले ही क्या कर लेते थे, दाम फिक्स कर लेते थे कि देखो इतना इतना नील उपजाओ, इतना हम पैसा देंगे। तो किसान क्या करते थे, लोभ में आकर के कुछ अंग्रेजों से पैसे भी पकड़ लेते थे। तो क्या होता था ना कि अगर किसान पैसे वापस करना चाहे, शोषण से मुक्त होना चाहते थे, तो नील उत्पादक
उनको अपहरण कर लेता था, ठीक है ना। जो नील उत्पादक था, जो उनको पैसा दिया, उसको अपहरण कर लेता था, कहता था कि तू नहीं नील उत्पादन करेगा, तुमसे जबरदस्ती करवाएंगे, अपहरण कर लेता था, अवैध बेदखली कर लेता था, उसके जमीन पर क्या कर लेता था, बेदखल कर, उसे हटा देता था, कहता छोड़ो नील की नहीं खेती करेगा, तुमको तुम्हारा जमीन नहीं है, हमारा जमीन है अब, मतलब जबरदस्ती बेदखल कर लेता था, ठीक है ना। लाठियों से पीट करके, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीट करके, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपना करके उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करता था। उनके घर में जो महिलाएं थी, उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, सबको लाठियों से पीटा जाता था और जबरन खेती करवाया जाता था। अब बताइए, अगर हमारे घर के महिलाओं को, अगर हमारे घर के बच्चों को लाठियों से पीटा जाए और हमसे कहा जाए कि तू कुछ भी कर, तू नील की खेती कर, क्या कोई व्यक्ति अपने घर के महिलाओं, अपने घर के बच्चों को पीटता हुआ देख करके क्या मजबूर नहीं हो जाएगा? वैसे ही यहाँ के लोग मजबूर हो गए थे। क्या हो गए थे? मजबूर हो गए थे नील की खेती करने के लिए। तब जाकर के बिहार और बंगाल में हाहाकार मच गया। बिहार और बंगाल के किसान माथा पकड़ के रोने लगे कि अब लगता है कि हमारा कोई गुजारा नहीं है। और इसलिए बिहार और बंगाल के जो किसान थे ना, वह राजकुमार शुक्ला के पास गए। किसके पास गए? राजकुमार शुक्ला के पास गए। राजकुमार शुक्ला के जाकर के भाई पैर पकड़ लिए, बोले कि अब आप ही बचा सकते हैं। राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला के पास गए और बोले कि किसी भी तरीके से महात्मा गांधी को बुलाइए। अब यह राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी को बुलाते हैं और वहां से नील आंदोलन का शुरुआत होता है और नील आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह नील आंदोलन था। समझ गए ना? हाँ, ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ? यह नील आंदोलन हुआ। तो सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए ना? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ओवन शॉट्स, एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप ओवन शॉट क्यों नहीं करवाते हैं? क्या होता है ओवन शॉट? ओवन शॉट क्या होता है? एक ही दिन में आपको कोई पारंगत बनाने के लिए बोल देगा तो आप विश्वास कर लेंगे क्या? है? अरे बहुत सारे, देखिए हम आपको एक बात सीरियस बताते हैं, सारे बच्चे जरा समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे चैनल वाले क्या करेंगे पता है? ओवन शॉट रिवीजन। ओवन शॉट क्या होता है रे भाई? एक दिन में तू पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देगा क्या? एक दिन में पूरा पारंगत कर देगा, विद्वान बना देगा, और बच्चे क्या है, उसी के पीछे भागते हैं। अरे नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। समझ गए ना? बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सुने हैं ना? है? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कौआ को जब प्यास लगा था ना, तो एक एक कंकड़ चोंच में दबा करके लाता था, और एक एक कंकड़ को दबा करके उस जो जार था ना, उस जार में डालता था, और तब जाकर के पानी धीरे धीरे ऊपर आया था। अगर कौआ चाहता कि एक ही बार में पूरा पत्थर ही उसमें डाल दे ताकि पानी ऊपर आ जाए, तो क्या कभी पानी ऊपर आता? जल्दी से बताइए। अगर एक ही बार में कौआ कंकड़, छोटा छोटा कंकड़ चुन चुन के लाया, उस घड़ा में डाला, छोटा छोटा कंकड़ चुन चुन के लाया और उस घड़ा में डाला, तब धीरे 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 पानी ऊपर उठना शुरू हुआ और तब उसकी प्यास बुझ गई। अगर चाहता कि एक ही बार में एक बड़ा पत्थर डाल दे उसमें, तो हमारा प्यास बुझ जाएगा। क्या संभव था? नहीं संभव था। समझ गए ना? घड़ा ही फूट जाता। वैसे ही प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि हमें बूंद बूंद तालाब भरना है। ओवन शॉट, ओवन शॉट क्या होता है? बस यह सब चोचले हैं आपको लुभान्वित करने का। समझ गए ना? यह सब एक चोचला है आपको लुभान्वित करने का, कि किसी भी तरीके से बच्चों को लुभाया जाए। समझ गए ना? बच्चों को लुभाया जाए। देखिए, आपको YouTube पर किस तरीके का मटेरियल मिलेगा आप लोगों को लुभाने के लिए? बहुत बहुत जगह पर आपको यह लिखा मिलेगा, वायरल प्रश्न। क्या लिखा मिलेगा? वायरल प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा। समझ गए ना? क्या लिखा मिलेगा? वायरल प्रश्न। थंबनेल पर सबसे ऊपर में ही लिखा रहेगा वायरल प्रश्न। आप लोग को लगेगा कि अरे लगता है कि प्रश्न वायरल हो गया क्या, और आप लोग क्या करेंगे? उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। और यह सब क्या है? चोचला है आप लोगों को फंसाने का। समझ गए ना? आप लोगों को फंसाने का एक चोचला है वायरल प्रश्न से। उसके बाद ओवन शॉट, ओवन शॉट, ठीक है ना? यह सब क्या है? चोचला है आप लोगों को फंसाने का। एक दिन में पूरा इतिहास खत्म, एक दिन में पूरा भूगोल खत्म, एक दिन में पूरा केमिस्ट्री खत्म, एक दिन में पूरा फिजिक्स खत्म। अरे भाई, तो फिर एक ही सप्ताह का सिलेबस है आपका। उसके बाद तो फिर आपका बंद हो जाना चाहिए चैनल, ठीक है ना? उसके बाद तो आप बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वन शॉट में जब आप सब कुछ खत्म करवा दिए तो। और यह जो वन शॉट में आप क्वेश्चन पढ़ाए, उसमें बच्चे कितना समझे? यह जो वायरल क्वेश्चन दे रहा है, अगर इसमें से एको क्वेश्चन नहीं लड़ा, बच्चों का क्या गारंटी है जो आप बच्चों को फंसा रहे हैं? बताइए। समझ गए ना? तो इस प्रकार के चोचलों में मत फंसिए, यह सब आपके फंसाने का जाल है। कहा जाता है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा लेकिन उसमें फंसना नहीं है। समझ गए ना? वैसे ही शिकारी है सब लोग जो कि आपको फंसाना चाह रहा है। समझ गए? तो यह सब शिकारी है, जाल बिछा रहा है, आप लोगों को इस जाल में फंसा रहा है। लेकिन आप कितने होनहार हैं? आप क्या इस जाल को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं? अगर नहीं पहचान पाते हैं, अगर गलत तरीके से जाल में फंस भी जाते हैं, तो इतना क्षमता रखिए कि जाल को लेकर के ही हम उड़ सकें। कबूतर का कहानी पढ़ा है ना कि जब कबूतर जाल में फंस जाता है तो सारे कबूतर मिल करके गौर मीटिंग करते हैं कि चलो पूरा जाल को ही उड़ा कर ले चलते हैं। और क्या किया? सारे कबूतर मिल करके पूरा जाल को ही उड़ा लिया था। वैसे ही आप लोगों को यह हौसला रखना है कि पूरे जाल को हम लोग उड़ा सके, तब आप लोग इस जाल के आसपास भटकिए, वरना यह सब आपके फंसाने का जाल है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन उसमें फंसना नहीं है मेरे दोस्त। समझ गए ना? चलिए, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं जी। और अब देखते हैं 1857 का विद्रोह। क्या है? 1857 का विद्रोह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्या? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं इस 1857 के विद्रोह को। इस 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह क्यों हुआ था बताइए? यह विद्रोह क्यों हुआ था? देखिए, इस प्रकार का पहले एक कारतूस आता था, ठीक है ना, जिसको राइफल में भरा जाता था, मुंह से उसको हटा करके इस प्रकार से मुंह से उसको तोड़ा जाता था, और मुंह से तोड़ करके उसमें कारतूस जो होता था उसको क्या राइफल में भरा जाता था, और तब बंदूक फायर करता था। और यह हल्ला कर दिया गया, समझ गए ना, कि यह जो कारतूस है जिसको मुंह में हम लोग ले रहे हैं ना, इसमें गाय का चमड़ी मिलाया हुआ है। समझ गए? कारतूस में क्या है? गाय का चमड़ी है। अब जो हिंदू लोग इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, समझ गए ना, तो जो हिंदू लोग यूज कर रहे हैं वह तो भाई भड़क गए, करे हमसे तो हमारा धर्म ही छीना जा रहा है, हमसे हमारा धार्मिक कार्य में बाधा डाला जा रहा है, हमारे धर्म को खिलवाड़ बनाया जा रहा है कि इस कारतूस में गाय का मांस, गाय का चर्बी मिला दिया है। तो यहां से लेकर के यह आंदोलन भड़क गया, और तब जाकर के हुआ 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना? हाँ, इसे क्या जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ था, लगभग माना जाता है कि सिपाही विद्रोह से ही शुरू हुआ था। समझ गए? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुआ। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और अगजनी से हुआ था। शुरुआत में जो यह विद्रोह हुआ ना, ऐसा नहीं कि था कि दोनों तरफ से गोली बंदूक चलना शुरू हो गया। शुरुआत में बस छोटा मोटा झड़प हुआ था, छोटा मोटा आगजनी हुआ था, कहीं कहीं पर आग लगाया गया था, और वहीं से इसका शुरुआत हुआ। और आगे चल करके इसने एक बड़ा रूप ले लिया, आगे चल करके इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। सैनिक कह दिए कि अगर इसमें गाय का चर्बी है तो हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे हमारा जान भी क्यों न चल जाए, क्योंकि हम गाय को अपनी माता मानते हैं और गाय के चर्बी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? तो सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे का नाम तो आप लोग सुने होंगे ना, एक सैनिक थे मंगल पांडे, इन्होंने अपने सार्जेंट पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका एक सार्जेंट था जो कि अंग्रेज सिपाही हुआ करता था, अंग्रेजों का हेड हुआ करता था, तो उस पर ही हमला कर दिए। बोले कि हमसे तू चर्बी वाला चीज मुंह में डलवा रहा था, गाय का मतलब गाय का जो चर्बी है उसको तू मुंह में कैसे डलवा दिया? हमारी माता है गाय भाई, और कोई अपनी माता की चर्बी को, माता की मांस को कोई अपने मुंह में डाल सकता है भला क्या? तो इसलिए मंगल पांडे एकदम खिसिया गए, गर्म हो गए, बोले कि अब तो हम नहीं रहने देंगे, और अपने सार्जेंट पर ही हमला कर दिए और उसकी हत्या कर दी। ठीक है? और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। यह जो सार्जेंट को मारा गया ना, इस क्या कह सकते हैं, इस जुर्म में, समझ गए, मंगल पांडे ने जो सार्जेंट की हत्या की, इस जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 14वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। समझ गए? तो इस प्रकार से यह सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति इसे ही कहा जाता है। तो बताइए, यहां से समझ गए? हाँ, बादशाह नीति 72, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे समझ गए?
हम्म, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे समझ गए ना? अरे सृजन सार्जेंट एक वहां पर ये था, क्या उसको बोलते हैं, अंग्रेज सिपाही था जो अंग्रेजों का हेड, जैसे जनरल डायर था, ठीक है ना, जो कि वायसराय हुआ करता था, वैसे ही एक पोस्ट था सार्जेंट का, उसी का हत्या कर दिया गया था। समझ गए ना? हाँ, अंग्रेजों का हेड हुआ करता था एक रेजिमेंट का, उस रेजिमेंट का जो हेड था ना, उसी को हत्या कर दिया गया, जो कि कारतूस सब प्रोवाइड करवाता था। समझ गए ना? क्योंकि कारतूस में गाय का चर्बी मिलाया गया था, तो इसलिए सैनिक लोग उसका यूज करने से मना कर दिए थे। तो 1857 का विद्रोह आप लोग समझ गए? 1857 का विद्रोह आप लोग समझ गए ना? चलिए, तो अगर इतना समझ गए हैं तो एक और विद्रोह के बारे में हम आपको बताते हैं। सिर्फ एक और विद्रोह बचा हुआ है, नाम क्या है? चिपको आंदोलन। एक और आंदोलन बचा हुआ है, नाम है चिपको आंदोलन, जो 1970 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको चिपको आंदोलन के बारे में जरा बता देते हैं। चलिए भाई, चिपको आंदोलन के बारे में बता देते हैं कि चिपको आंदोलन आखिर है क्या। तो ध्यान से समझिए, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। चिपको आंदोलन जो था एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, क्योंकि यह आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। आपको तो पता ही होगा सब कुछ। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का यह भाग हुआ करता था। जिस समय यह चिपको आंदोलन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में यह उत्तराखंड में चला गया है। समझ गए? सारे बच्चे मिलकर के एक बार वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक नहीं हो पा रहा है आपसे, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए तो, जल्दी से। हम्म, जल्दी से सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे मिलकर वीडियो को लाइक करिए तो। और हाँ, एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि 1 जनवरी आने वाला है, और 1 जनवरी तक एक खुशखबरी आपको देना है, वह है टारगेट बोर्ड का अपना जो परिवार है वह 6 लाख का हो जाएगा। समझ गए ना? तो आप लोग को यह पूरा करके दिखाना है, आप लोगों को यह पूरा करके दिखाना है कि 1 जनवरी तक हर हाल में अपना परिवार 6 लाख का हो जाना चाहिए। समझ गए ना? 6 लाख का अपना परिवार होना चाहिए। आपको याद होगा अभी भी कि शिक्षक दिवस के दिन हमारा 5 लाख पूरा हुआ था, याद है ना? शिक्षक दिवस के दिन हमारा 5 लाख पूरा हुआ था, और नए साल के शुभ अवसर पर यानी कि 1 जनवरी के दिन 6 लाख अपना पूरा होना चाहिए। समझिए कि शिक्षक दिवस से लेकर के अभी तक, शिक्षक दिवस से लेकर के अभी तक में 1 लाख लड़के हमारे साथ जुड़ गए। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि शिक्षक दिवस से लेकर के अभी तक 1 लाख लड़के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशी की बात है, आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है कि लाखों बच्चे भरोसा दिखा रहे हैं सिर्फ 1-2 महीने के अंदर में ही। समझ गए ना? 2 महीने 2.5 महीने के अंदर में 1 लाख बच्चे जो हैं हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे पर भरोसा दिखा रहे हैं। तो यह कितनी खुशी की बात है, बताइए, खुशी की बात है या फिर नहीं है? सर जी, नील का खेती का अर्थ क्या होता है, समझ में आया। धान की खेती का अर्थ क्या होता है? गेहूं का खेती का अर्थ क्या होता है? गेहूं एक फसल है, धान एक फसल है, धान की फसल को उपजाना धान का खेती कहलाया। वैसे ही नील एक फसल है, नील की खेती को उपजाना क्या कहलाया? क्या कहलाया? अरे भाई, जो कपड़े में नील डाला जाता था ना, वही नील का खेती, खेत में उपजता है वह सब। समझ गया ना? कोई केमिकल से नहीं बनता है, खेत में उपजता है, तो उसी नील का खेती किया जाता था। समझ गए? इसमें समझना क्या है? गलत टाइपिंग हो गया है क्या? यहाँ पर 1972 होगा जी। समझ गए ना? यहाँ पर थोड़ा गलत मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर 1972 होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? 1972 हो जाएगा, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, 1972 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1972 ईस्वी में हुआ था ना। क्या हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हम्म, तो सारे बच्चे मिलकर के बताइए, 1 जनवरी तक 6 लाख का अपना परिवार होगा ना? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। हम तो कोशिश में है कि परीक्षा खत्म होते होते कम से कम 7 लाख का अपना परिवार होना चाहिए, कम से कम 7 लाख। समझ गए ना? लेकिन 1 जनवरी तक कम से कम 6 लाख का तो हो जाना चाहिए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट का मौका दीजिए सर, स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा, चिंता ना करिए आप लोग, ठीक है ना। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग समझ गए। चिपको आंदोलन के बारे में ध्यान रखिएगा, 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। चिपको आंदोलन क्या है? एक पर्यावरण रक्षा, यानी कि वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष की रक्षा से संबंधित है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वन की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। देखिए, ठेकेदार जो थे ना, वह क्या कर रहे थे? वृक्षों की कटाई कर रहे थे, वृक्षों को काटने का काम कर रहे थे। और इसलिए गांव की महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, अनपढ़ जनजातियों के द्वारा, अनपढ़ जनजाति, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से अनपढ़ जनजातियों ने भाग लिया था, तो अनपढ़ जनजातियों के द्वारा अपना परंपरागत अधिकार इस पर जताया जा रहा था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1972 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था, ठीक है ना। टिहरी गलवाड़ इलाका भी बोला जाता है इसको। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में हुई थी। 1972 यहां पर भी कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग यह चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर जी भरोसा रखिए, हर हाल में हो जाएगा। हर हाल में होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि नहीं होगा, हर हाल में होगा, समझ गए ना। तो सारे बच्चे मिलकर के कमेंट करिए एक बार, सारे बच्चे मिलकर के कमेंट करिए कि सबका यहां पर हो गया कि नहीं हुआ। जल्दी से सारे बच्चे मिलकर के कमेंट कर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के कमेंट करिए, हो गया या फिर नहीं हुआ। हाँ, जल्दी से सारे बच्चे मिलकर के कमेंट कर दीजिए। चलिए, हो गया। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही हम रहने देते हैं। बहुत ही शानदार क्लास हुआ और सारे बच्चे एकदम शानदार तरीके से इस क्लास में जुड़े, इसके लिए भाई आप लोग को थैंक यू सो मच, सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद। और हाँ, आज चूंकि संडे है, आज दिन में भी हम बहुत ज्यादा काम किए हैं और अभी भी आपका क्लास लगातार हम लिए हैं। मैथ वाले सर भी आपका क्लास लिए आज बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्लीज क्रैश कोर्स वाले बच्चों से हम आज माफी चाहेंगे कि आज संडे है, आज संडे को हमें बकस दीजिए, ठीक है ना। आज संडे को हमें बकस दीजिए। आज संडे के दिन हम आपका क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज सप्ताह में एक दिन रेस्ट का मौका मिलता है। आज हमें रेस्ट का मौका दीजिए प्लीज, ठीक है ना। आज कृपया हमें आराम करने दीजिए, ठीक है ना। आज कृपया हमें आराम करने दीजिए। हालांकि आराम तो नहीं करेंगे, आपके लिए नोट्स वगैरह ही तैयार करेंगे। आराम तो कर, हमारे तो जीवन में भाई एक ही नारा है कि आराम हराम है, समझ गए ना। तो इसलिए आराम की जरूरत है, क्योंकि रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि लगातार बोलना, लगातार काम करना, लगातार थकना, मतलब कि वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हमारी कंधों पर दायित्व भी बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए कुछ रेस्ट की भी जरूरत है, क्योंकि जब शरीर रहेगा तभी आपके लिए हम रहेंगे, आपके लिए हम प्रेजेंट रहेंगे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका एग्जाम एकदम स्वस्थ तरीके से होगा, और जब हम ही अस्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आपकी तैयारी कैसे होगी। इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट भी लिया जाए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज संडे है और संडे को थोड़ा सा तो रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अपना भी कुछ लाइफ है, अपना भी कुछ जिंदगी है। इधर उधर एक तो सप्ताह में हमें कहीं निकलने तक का मौका नहीं मिलता है, मार्केट जाने तक का मौका नहीं मिलता है ना। तो मार्केट जाने तक का भी हमें मौका नहीं मिलता है, यही बात है। समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए हम चाहेंगे हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज चाहते हैं कि आज हमें रेस्ट दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें इजाजत देंगे इस बात का। लेकिन सारे बच्चे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहे हैं। सारे बच्चे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलिए यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए, ठीक है। यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए जो इम्पोर्ट आंदोलन तो ढेर सारे हुए ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वह हम आपको यहां पर बताए, समझ गए। मोपला विद्रोह ये सब भी हुआ था, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वह हम आपको बता दिए। पढ़ने के लिए तो आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलिए सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस क्लास में जुड़ने के लिए। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में जुड़े रहे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया जी। क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में। आप लोग चाहे तो इसका प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे भाई प्रिंट का तो आप लोग पीडीएफ कॉपी भी निकलवा लेते हैं, उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं, तो बहुत खुशी होता है यार देख करके। सारे बच्चे इतने सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। एक बच्चा कमेंट कर रहे हैं, टीम माफिया गेमिंग करके हैं, बोल रहे हैं कि सर जब आप छोटे भाई मानकर हमें पढ़ाते हैं तो हम छोटे भाई का फर्ज फर्ज बनता है कि 6 लाख जरूर पूरा कर देंगे। तो 1 तारीख तक 6 लाख टारगेट अपना यही रखना है। आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, समझ गए ना। टारगेट बोर्ड चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, और हर हाल में कोशिश करिए कि 1 तारीख तक 6 लाख पहुंच जाए, पहले ही हो जाए। जितना पहले होगा खुशी उतना ही ज्यादा होगा। तो सारे बच्चे शपथ लीजिए कि हाँ सर हम आज से प्रयासरत रहेंगे, आपके लिए प्रयास करेंगे कि हाँ 1 तारीख से हम जरूर 6 लाख सब्सक्राइबर पूरा करेंगे। चलिए तो सारे बच्चे प्रयासरत रहिए, सारे बच्चे मिलकर के शपथ लीजिए कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपके छोटी बहन हैं, तो जरूर हम पूरा करेंगे। लड़कियां सभी लोग शपथ लेंगे कि सर हम आपकी छोटी बहन की तरह दायित्व को पूरा करेंगे और जरूर इसे पूरा करके दिखाएंगे। और हमारे सभी छोटे भाई शपथ लेंगे कि जरूर सर पूरा करके दिखाएंगे, समझ गए ना। तो आप लोग हमारे छोटे भाई बहन की तरह और हमें बड़े भाई मानते हुए अपना अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। हम अपना बड़ा भाई का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप लोग अपने छोटे भाई का कर्तव्य जरूर पूरा करिएगा, ठीक है। तो चलिए जी इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं अब, ठीक है ना। मैथ होगा या नहीं, मैथ वाले सर जब यहां से पढ़ा करके गए ना तो उसी टाइम बोल रहे थे सर अब हमसे नहीं पढ़ाया जाएगा, अब हम थक गए, अब हम थक गए हैं। तो बताइए जब इतना आदमी थक जाए तो फिर कैसे जबरदस्ती पढ़ाई नहीं ना होता है। अगर पढ़ा भी देंगे तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सारे बच्चे मिलकर के अब क्या कराएंगे, 1 फरवरी तक, सॉरी 1 जनवरी तक, 1 जनवरी तक यानी कि न्यू ईयर में, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी तक कितना, 6 लाख, ठीक है ना। 1 जनवरी तक 6 लाख आपको पूरा करके दिखाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ठीक है ना। करिए और करवाइए, जितना ज्यादा मात्रा में हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सारे बच्चे मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए, समझ गए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सारे बच्चे मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, और इस प्रकार से आप लोगों को यही टारगेट दिया जाता है कि 1 जनवरी तक आप लोग हर हाल में 6 लाख अपना परिवार पूरा करेंगे, और टारगेट बोर्ड का जो अपना परिवार है वह 1 जनवरी तक 6 लाख का होना चाहिए, समझ गए ना। इसलिए आप लोग जितना आप लोग कर सकते हैं कर लीजिए। और प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, आप लोग फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।